नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, निर्वाचन आयोग का बिहार दौरा, 9 सदस्यों की टीम पटना पहुंची और चुनाव पर बैठक और समीक्षा करेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैठक करने वाले हैं और सभी प्रमंडलों के आयुक्त और डीएम के साथ बैठक करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। निर्वाचन आयोग का बिहार दौरा, 9 सदस्यों की टीम पटना पहुंची हुई है और दरअसल चुनाव को लेकर बैठक होगी और समीक्षा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैठक करने वाले हैं, सभी प्रमंडलों के आयुक्त और डीएम के साथ बैठक होगी। और दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभवतः नवंबर के महीने में चुनाव हो सकता है, अक्टूबर में और नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और उससे पहले तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। बताते चले आपको, निर्वाचन आयोग बिहार दौरे पर है। 9 सदस्यों की टीम पटना पहुंची हुई है और चुनाव को लेकर बैठक होगी, समीक्षा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी प्रमंडलों के आयुक्त और डीएम को बुलाया गया है। और देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही हो सकता है, जबकि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव कराया जा सकता है। इस खबर ने सियासी हलचल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन बिहार का माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। राजनीतिक दलों की तरह निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग की तैयारी को देखते हुए सूत्र ये बता रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही चुनाव की घोषणा संभव है। नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार मतदाता सूची का सत्यापन होना है। मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 30 सितंबर तय की गई है। सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के एक हफ्ते के बाद आमतौर पर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए जाते हैं। इस आधार पर माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है और नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर के अंत में छठ पर्व होता है, जिसमें देश और विदेश में कहीं भी रहने वाले अधिकांश बिहार के लोग वापस आकर इस पर्व में शामिल होते हैं। चुनाव आयोग की इस बात पर भी ध्यान जरूर है कि आखिरी हफ्ते में छठ पर्व समाप्त होने के बाद बिहार लौटे बिहारी चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सके। इससे वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट के सत्यापन का फैसला लिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता स्वागत कर रहे हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। पूरे देश में होने वाले मतदाता सत्यापन की शुरुआत चुनावी राज्य बिहार से ही होने जा रही है। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा की है कि 1 जुलाई से वोटर कार्ड के सत्यापन का काम शुरू हो जाएगा, ताकि जिस वोटर लिस्ट में गलती है उसे सुधारा जा सके। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के फैसले पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। तो चुनाव आयोग के बारे में जग जाहिर हो चुका है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का इशारा होगा, चुनाव आयोग अपनी हरकत में आएगा। तो राजद तो पहले ही से तैयार है। अब नेतृत्व तेजस्वी जी का है, अब बिहार के जनविश्वास के चेहरे तेजस्वी जी है। वहीं एनडीए ने निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत किया और विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद बताया। और इलेक्शन कमीशन एक साफ सुथरा इलेक्शन कराने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा है। अपोजिशन को भरोसा नहीं है। चुनाव से पहले वोटर्स के सत्यापन से निर्वाचन आयोग का मकसद साफ है कि इलेक्शन साफ सुथरा और पारदर्शी हो। पर आयोग के फैसले पर बिहार में सियासत जोर पकड़ने लगी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। स्कूल की बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई है। हादसे में 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा नगर थाना क्षेत्र के कोनहवा मोड़ के पास NH 27 पर हुआ है। हादसे में निजी स्कूल के 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए हैं।
टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये देखिए कैसे स्कूल के बच्चे जख्मी हो गए। और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर गोपालगंज से जुड़ गए। गोविंद, क्या कुछ जानकारी है? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हादसा हो गया है और ऐसे में 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए, कैसी स्थिति है उनकी? जी बिल्कुल, ये देखिए ये हादसा नगर थाना क्षेत्र के कोन्हवा मोड़ के पास NH-27 पर हुआ है और ये सभी बच्चे निर्मला कैथोलिक स्कूल के रहने वाले हैं और घर से सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान NH-27 पर ट्रक में टक्कर हो गई। इसके बाद स्कूल में तकरीबन 15 से 20 जो बच्चे हैं वो जख्मी है और इनमें 7 बच्चों को अभी सदर अस्पताल में लाया गया है, जिनमें 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी बच्चों को भी एम्बुलेंस से सदर अस्पताल में लाया जा रहा है। फिलहाल सभी घायल बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और इनमें 5 बच्चों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। इनके हाथ और क्या वजह रही, किस वजह से हादसा हो गया? क्या बस चालक ने कोई गलती की या ट्रक चालक किसी तरह की कोई गलती कर बैठा? देखिए ये पुलिस अभी मौके पर पहुंच चुकी है और दोनों बिंदु पर जांच कर रही है कि ट्रक चालक की क्या गलती थी और स्कूल चालक की क्या गलती थी। हालांकि जो निर्मला कैथोलिक स्कूल के जो चालक है उनका कहना है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में जब यू टर्न लिया तब ट्रक में टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि आखिरकार ये हादसा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम राज्य के सभी 9 प्रमंडल का दौरा करने वाले हैं। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक धुआंधार प्रचार अभियान चलाने की योजना है और इस खबर से एनडीए के नेताओं का जोश हाई है, पर विरोधी इसे एनडीए की बेचैनी बता रहे हैं। बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले ही सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री राज्य के सभी 9 प्रमंडल में प्रचार करेंगे। तो हम काम किए हैं, इसलिए अपने काम को, योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। आज तक तो लोगों ने केवल रैला किया था, किया कुछ नहीं था। 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच सघन प्रचार अभियान चलाया जाएगा। चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। लगातार हम लोग सब आदमी मिल करके काम कर रहे हैं और यही कारण है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि 2025 में हम लोग 225 सीट अगर जीतेंगे तो इसका कारण भी यही है। पीएम मोदी इस साल 4 बिहार दौरे कर चुके हैं। 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम का पहला दौरा हुआ, फिर 24 अप्रैल को मधुबनी, 30 मई को रोहतास और 20 जून को सीवान में प्रधानमंत्री मोदी आए। पीएम के प्रचार को विरोधी छटपटाहट बता रहे हैं। मोदी जी, देर से ही सही आपने ये तो स्वीकार किया कि एनडीए में कोई नेता नहीं है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कद का हो और इसी डर से आप खुद बिहार में उतर गए चुनावी प्रचार करने के लिए। बस स्टैंड से डीटीओ और एडीटीओ जबरन बसों को कब्जे में ले लेकर सिवान भेज रहे थे। कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है, बुरी गत है, इसलिए उनको बहुत मेहनत करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बिहार से एनडीए नेताओं का जोश 7वें आसमान पर है। 2025 में 225 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है तो विपक्ष पीएम के दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है। राज्यों में जिले और बूथ स्तर पर कार्यक्रम के जरिए लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी दी। पीएम मोदी ने भी आपातकाल के उस दौर को याद करते हुए निशाना कांग्रेस पर साधा। 15 जून 1975 यही वो तारीख है जिस दिन देश में आपातकाल लागू किया गया था। देश में आपातकाल लागू किए जाने के आज 50 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए इसे तब के अपने अनुभवों को साझा किया।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, उस वक्त वो आरएसएस के युवा प्रचारक थे और कांग्रेस ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय आपातकाल थोपा गया था। आपातकाल थोपे जाने को 50 वर्ष पूरे हो गए। भारत की जनता इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करती है। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था। उस समय की कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। इमरजेंसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखा, 25 जून 1975 का वो दिन हम सभी को याद है जब देश में आपातकाल लागू हुआ था। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। साल 1975 का आपातकाल तत्कालीन सरकार की तानाशाही का प्रतीक था। आपातकाल में जनता की अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। आपातकाल के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन शुरू किया। मैंने भी अपने कई साथियों के साथ इस आंदोलन में भाग लिया तथा आपातकाल का सक्रिय विरोध किया। हम सभी साथियों को तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन देशवासियों ने एकता और साहस का परिचय दिया। एकजुट होकर हमने लड़ाई लड़ी। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम कर कांग्रेस को घेर रही है। एनडीए नेताओं ने एक सुर में कांग्रेस पर निशाना साधा। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया। और बिहार के फिल्म नीति में उनको अनुदान भी मिलेगा और ऐसे लोग बिहार के धरती पर लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जिसने अपने बलिदान दिए या संघर्ष किए, उनको आने वाला पीढ़ी जानेगा भी, गौरवान्वित भी हो। जितने भी लोग आज इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाया था। इसलिए लोगों को बताया जा रहा है कैसे उन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान के साथ, बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम किया था। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है, जबकि विपक्ष और कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीति बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने पटना के फुलवारी शरीफ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय की याद दिलाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दौर था, जिसमें संविधान को ताक पर रखकर जनता की आवाज दबा दी गई थी। वो जनता दल की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनसंघ पार्टी का सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सबको 162 बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार के साथ हुआ। और देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पाला बदलने का खेल दिखने लगा है। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। तेजस्वी ने रेणु के साथ आए लोगों को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा, कुशवाहा समाज अगर एक कदम साथ चलेगा तो हम 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। कुशवाहा समाज के साथ साथ हम पूरे बिहार के लोगों को महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध से निजात का भला करेंगे, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध से निजात दिलाएंगे। वहीं मंत्री जयंत चौधरी ने यह दावा किया कि कुशवाहा समाज एनडीए के साथ है। हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे दिल में लगे या तुम्हारे दिल में लगे, इस बिहार को बदलने के लिए हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। अगर कुशवाहा समाज एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने का काम करेगा। पिछला लोकसभा में भी सबसे अधिक अगर कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट अगर मिला था तो वो इंडिया अलायंस महागठबंधन में देने का काम किया।
और आने वाले विधानसभा में भी हम लोग जो है न्याय करने का काम करेंगे। जो हक बनता है, जो अधिकार बनता है, वो हम लोग जरूर देने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। इससे बहुत अंतर कुशवाहा वोट बैंक पे नहीं पड़ने वाला है। एक बात मान के चलिए कि कुशवाहा वोट बैंक एनडीए का वोट बैंक हमेशा से रहा है और आने वाले चुनाव में कुशवाहा का ज्यादातर लोकसभा चुनाव में आपने देखा उन लोगों ने इस वोट बैंक को बरगलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जीत का दायरा आया 8-8 सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ाया था, लेकिन हासिल क्या हुआ आप लोगों को, सब लोगों को पता है। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा पर बड़ा फैसला लिया है। 2026 से साल में 2 बार परीक्षा होगी। जी हां, पहले चरण की परीक्षा के नतीजे अप्रैल में आ जाएंगे, तो वहीं दूसरे चरण के नतीजे जून में आएंगे। छात्र दोनों ही परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा पर बड़ा फैसला लिया है। अगले साल यानी 2026 से साल में 2 बोर्ड परीक्षा लेने के फैसले पर मुहर लग गई है। सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। ये नियम फिलहाल सिर्फ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एग्जाम पर ही लागू किया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आधिकारिक सूचना के अनुसार 2026 में सीबीएसई की 10वीं परीक्षा का पहला चरण फरवरी के महीने में होगा, जबकि दूसरा फेज मई में लिया जाएगा। पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल 2026 में आएगा, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा का रिजल्ट जून 2026 में जारी होगा। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पहले फेज के एग्जाम में शामिल होना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा ऑप्शनल होगी, यानी आप चाहे तो इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं, ये आपकी मर्जी है। 2 बोर्ड परीक्षा में क्लास 10 के छात्र 3 विषयों के मार्क्स बढ़ा सकेंगे। साइंस, मैथ, सोशल साइंस और भाषा विषयों में से कोई 3। इंटरनल असेसमेंट साल में एक ही बार होगा। ये बदलाव नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर अपराधियों का हाफ एनकाउंटर जारी है। पटना पुलिस ने आज एक और अपराधी के पैर में गोली मारी। मरीन ड्राइव पर एसटीएफ और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। बिहार में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर जारी है। बिहार पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों में खलबली मची है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर अपराध करोगे तो जवाब गोली से मिलेगा। पटना में मरीन ड्राइव पर एसटीएफ और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने हमेशा की तरह अपराधी के पैर में गोली मारी। घायल अपराधी मोहम्मद रजा हत्या का आरोपी है। पुलिस का साफ कहना है कि आरोपी मोहम्मद रजा ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद एसटीएफ ने गोली चलाई। पिस्टल है, पूरे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। एसटीएफ के जवान हैं वो भी घायल हुए हैं। यहाँ से वो गाड़ी से कूद के भागने की कोशिश किया। इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी उनके जवान भी घायल हुए। उसमें भागने के क्रम में वो गोली फायर करना शुरू किया। 2-3 गोली फायर भी किया। उसके बाद एक मिस फायर हुआ, उसे अटक गया। एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया। 2-3 गोली उधर से भी फायर हुई और उसमें उसके पैर में लगा है। बिहार में पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्ती दिखा रही है। डीजीपी ने भी ये साफ किया है कि अगर अपराधी रिएक्ट करेंगे तो पुलिस भी कार्रवाई करेगी। बिहार में यूपी पुलिस की तर्ज पर पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। पटना पुलिस यूपी में हो रहे एनकाउंटर मॉडल को अपना रही है। अपराधियों के पैर में पुलिस गोली मारकर उनको गिरफ्तार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बड़ी खबर है पटना से। नए आईजी जितेंद्र राणा सख्त हिदायत दी है। पुलिस वालों पर हमला करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना से नालंदा तक अपराधियों के खिलाफ अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए, भारतीय कानून के अंतर्गत पुलिस को ये समुचित अधिकार है कि वो आत्मरक्षा के लिए जो उनकी संभावित कार्रवाई है, समुचित कार्रवाई उसको लेके करें। यदि पुलिस अपना लॉफुल काम करने के लिए गई है और वहाँ पे जो हमारी छापेमारी टीम है या जो भी पदाधिकारी हैं
उनके ऊपर में किसी प्रकार के अग्रेशन अपराधियों द्वारा किया जाता है तो उसका समुचित जवाब देने के लिए वो स्वतंत्र हैं, जो कानून के तहत है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।